नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। भारत मंडपम को देश को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत मंडपम बदलते भारत का प्रतीक है, भारत की इच्छा शक्ति का प्रतीक है, कोविड के मुश्किल दौर में श्रमिकों की मेहनत का प्रतीक है भारत मंडपम। पीएम ने कहा कि देश का विकास तभी हो सकता है जब नीयत साफ हो और नीति स्पष्ट हो। न्यूज नाइट के अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कि किस तरह से भारत मंडपम एक बदलते भारत की तस्वीर को देश और दुनिया के सामने रख रहा है। साथियों की तमाम अन्य खबरें भी, लेकिन सबसे पहले अभी तक की सुर्खियां। पीएम मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र का किया उद्घाटन। नाम रखा गया भारत मंडपम। कहा, यहां होने वाली G20 बैठक से दुनिया देखेगी भारत का बढ़ता कद। इकोनॉमी से इकोलॉजी और ट्रेड से टेक्नोलॉजी तक का होगा मंच। विरोधियों पर साधा निशाना। कहा, कुछ लोगों को काम केवल रोकना और टोकना आता है। उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र में किया हवन और पूजन। निर्माण में शामिल श्रमिकों को किया सम्मानित, उनसे किया संवाद। श्रमजीवियों ने साझा किए पीएम से अपने अनुभव। शाम को हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम में दिखी देश की सांस्कृतिक विविधता। मणिपुर मुद्दे पर संसद में जारी है घमासान। लगातार 5वें दिन पड़ी कामकाज में बाधा। हंगामे के बीच ही लोकसभा से वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पारित, तो राज्यसभा ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022 किया पास। लोकसभा अध्यक्ष ने स्वीकार किया मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव। कहा, सभी दलों से चर्चा करके और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा की तिथि होगी तय। सत्ता पक्ष ने कहा, सामना करने को तैयार। बीएसपी ने कहा, वो प्रस्ताव के साथ नहीं, विपक्षी दल समझें वास्तविकता। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनावों में हुई हिंसा पर बीजेपी की टीम ने जेपी नड्डा को सौंपी रिपोर्ट। हिंसा की सीबीआई और बमबाजी के मामलों की एनआईए से जांच कराए जाने की मांग। रविशंकर प्रसाद ने हिंसा को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, कोर्ट के तमाम आदेशों के बाद भी हिंसा और लोगों की जान जाना पीड़ादायक। महिला अपराधों के मसले पर ममता सरकार को लिया आड़े हाथ। ज्ञानव्यापी परिसर के एएसआई सर्वे पर लगी रोक को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगे बढ़ाया। कल दोपहर 3:30 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट में फिर से होगी सुनवाई। सुनवाई होने तक बरकरार रहेगा स्टे। पीएम मोदी कल करेंगे राजस्थान और गुजरात का दौरा। सीकर में पीएम किसान के तहत लगभग 17,000 करोड़ रुपए की 14वीं किस्त करेंगे जारी। 5 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन और 7 मेडिकल कॉलेजों की रखी जाएगी आधारशिला। राजकोट में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का होगा उद्घाटन। 860 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। कारगिल विजय दिवस की 24वीं वर्षगांठ के मौके पर देश दे रहा है शहीदों को श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने कहा, शहीदों का हृदय से नमन और वंदन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर दी शहीदों को श्रद्धांजलि। पाकिस्तान को चेताया, कहा, भारत को छेड़ा तो पार करेंगे एलओसी। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में भारत ने आज एक और मील का पत्थर पार किया है। दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र में प्रधानमंत्री ने भारत मंडपम का उद्घाटन किया। आधुनिक, सशक्त, समृद्ध भारत के इस मंडपम का नामकरण प्रधानमंत्री ने ड्रोन उड़ाकर किया। यहां विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं, साथ ही इसमें झलक है भारत की सांस्कृतिक विरासत की। प्रधानमंत्री ने भारत मंडपम पट्टिका का अनावरण कर इसे राष्ट्र को समर्पित किया।
भारत मंडपम प्रतीक है भारत की इच्छा शक्ति का। भारत मंडपम को तमाम श्रमिकों ने कोविड के उस दौर में पूरा किया जिस समय देश और दुनिया पे कोविड की एक बड़ी मुसीबत मंडरा रही थी। ऐसे समय में भारत मंडपम को श्रमिकों ने अपनी मेहनत से पूरा किया। भारत G20 की अध्यक्षता भी कर रहा है। इस मौके पर उन्होंने स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर भारत मंडपम का डाक टिकट जारी किया और साथ ही एक सिक्का भी जारी किया है। भारत मंडपम G20 की शिखर बैठक की मेजबानी भी करेगा। प्रधानमंत्री ने मंडपम को भव्य विराट विहंगम करार दिया। उन्होंने कहा यह अवसर नई स्फूर्ति और नई उमंग जगाने का है। नया प्रात है, नया प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। उठो धरा के अमर सपूतों, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति, नव प्राण भरो। भारत मंडपम आह्वान है भारत के सामर्थ्य का, भारत की नई ऊर्जा का। भारत मंडपम दर्शन है और भारत की भव्यता का और भारत की इच्छा शक्ति का। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मंडपम लोकतंत्र को दिया गया एक उपहार है। मंडपम को उन्होंने 21वीं सदी के भारत में नई जरूरतों और आवश्यकताओं की ओर बढ़ते भारत के लिए एक पड़ाव है। उन्होंने कहा कि देश में कुछ लोग नकारात्मक सोच वाले भी हैं जो सिर्फ अड़ंगे डालने का ही काम करते हैं। उन्होंने कहा कि टुकड़ों में सोच का काम नहीं किया जा सकता। वक्त की जरूरत यह है कि एक दूरदर्शी सोच के साथ काम किया जाए। कुछ लोगों की फितरत होती है हर अच्छे काम को रोकने की, टोकने की। अब आपको याद होगा जब कर्तव्य पथ बन रहा था तो न जाने क्या क्या कथाएं चल रही थी। अदालत में भी न जाने कितने मामले उठाए गए थे। लेकिन जब अब कर्तव्य पथ बन गया, वे लोग भी दबी जुबान में कहने लगे यार अच्छा हुआ है, कुछ देश की शोभा बढ़ाने वाला है। और मुझे विश्वास है कुछ समय बाद भारत मंडपम के लिए भी वो टोली खुल करके बोले या ना बोले, लेकिन भीतर से तो स्वीकार करेगी और हो सकता है किसी एक समारोह में यहां आकर के लेक्चर देने भी आ जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिक निर्माण भारत का गौरव बढ़ाने वाला है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में जल्दी ही दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण होने वाला है। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों द्वारा चलाए जा रहे प्रचार का भी जवाब दिया। उन्होंने विश्वास दिलाया कि उनके नेतृत्व में जनता एक बार फिर सरकार को दोबारा चुनेगी और तब भारत दुनिया की पहली 3 अर्थव्यवस्थाओं में शुमार होगा और ये
मोदी की गारंटी है। ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं देश को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। मैं देशवासियों को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि 2024 के बाद हमारे तीसरे टर्म में देश की विकास यात्रा और तेजी से बढ़ेगी। और मेरे तीसरे कार्यकाल में आप अपने सपने अपनी आंखों के सामने पूरे होते देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्मेलन केंद्र के उद्घाटन से पहले यानी भारत मंडपम के उद्घाटन से पहले परिसर में पूजा और हवन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने सम्मेलन केंद्र के निर्माण में लगे श्रमजीवियों का भी अभिनंदन किया। वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान से पूजा पाठ का ये अलौकिक दृश्य हजारों साल की सनातन परंपरा का प्रतीक है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। निर्विघ्नमस्तु। ग्राम देवता और नगर देवता का आह्वान कर संपूर्ण जगत के कल्याण की कामना ऐसे समय में की गई जब भारत विश्व पटल पर अपनी गहरी छाप छोड़ रहा है। कश्यप गोत्रोद्भवस्य अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिक राशौ। जिस स्थल पर यह आयोजन किया गया वो आने वाले समय में वैश्विक गतिविधियों का नया केंद्र बनने जा रहा है। इसका वास्तुशिल्प भारतीय परंपराओं से प्रेरित है। शंख के आकार की इमारत पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी जैसे व्यापक नींव के निर्माण खंडों को दर्शाता है। इसे मूर्त रूप देने में सबसे बड़ा योगदान श्रमिकों का है, जिन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की और अपने अनुभव उनके साथ साझा किए। हमारे बीच हमारे पीएम आए, बैठे, हमसे पूछे, सब कुछ पूछे। ऐसे तो कोई प्रधानमंत्री कोई नहीं आता। हमारे नरेंद्र मोदी पीएम आए, हम सबके बीच बैठे, हमें बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। हमारे खुशियाँ का कोई ठिकाना नहीं है। आज बहुत खुश हैं। हम लोग को स्टॉल दिए, मान सम्मान दिए, आज हमके बहुत खुशी है। वो मेहनत का हमें फल मिल गया, जो हमने बहुत सर्दी हो, धूप हो, बरसात हो, कोविड हो, हमने बहुत मेहनत करी सर। तो पहले तो हम लोग दूर दूर से देखते थे प्रधानमंत्री जी को। चलो आज हमने हमारे सामने हुए, हमने रियल में देखा। हमारे को प्रधानमंत्री जी ने शॉल भी दिया और हमने बहुत मेहनत किया। यहाँ पे बारिश थी और कोविड की वजह से भी हम लोग यहाँ पे ही काम कर रहे थे और बहुत मेहनत करके हमने यहाँ पे काम किया। प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में बैठे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। इतना अनुमान नहीं था कि हमारे बीच वो आ जाएंगे। कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, सिक्योरिटी वाले हटा दिया करते थे। आज हमारे बीच थे, बहुत खुशी हुई हमारे। पहला जो भी प्राइम मिनिस्टर लोग था ऐसा मिलना ऐसा संभव कम था, लेकिन मोदी जी आके हमको बात करके कैसे फीलिंग है, कैसे आपको काम करते हो, पूरा अंदर हम लोग महसूस करता है, सब बात किया था तो अच्छा लगा। कहीं इतना सोचे नहीं थे कि कभी हम मिल पाएंगे। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच आए हैं, हम बहुत खुश हैं। अच्छा लगा। हमारे आगे बगल में बैठे, हमसे बात भी करी और हमारा मान सम्मान करो, शॉल भी दिए हमको। लोग जितना 2 साल ऑलमोस्ट 2-2.5 साल हो गया इधर काम करते हुए, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मतलब प्रधानमंत्री से मिले हम। आज मेरा फर्स्ट टाइम है, कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मिल पाएगा करके।
IECC कॉम्प्लेक्स को बड़े आयोजनों के लिए विकसित किया गया है। यह दुनिया की शीर्ष प्रदर्शनी और सम्मेलन परिसरों में एक है। यह आत्मनिर्भर भारत की भावना के साथ भारत की आर्थिक और प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता की खोज का प्रतीक भी है और नए भारत के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम। ब्यूरो इनपुट्स के साथ अरुण शर्मा और गिरीश निशाना की रिपोर्ट, DD न्यूज़। और भारत मंडपम बदलते भारत का एक प्रतीक है। किस तरह से भारत मंडपम भारत के सामर्थ्य को बताता है, इसी पर आज विशेष चर्चा हमारी है। हमारा विशेष है भारत मंडपम, भारत के सामर्थ्य और नई ऊर्जा का दर्शन। दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर अश्विनी महाजन इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं R राजागोपालन जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे। हम जानते हैं विश्व में जिस तेजी से भारत का कद बढ़ रहा है, भारत आज सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में 5वें स्थान पर हैं। प्रधानमंत्री ने इस मंच से आने वाले 25 सालों में भारत कहां खड़ा होगा, इसके कई ऐसे एक तरह से उदाहरण रखे हैं। लेकिन उससे पहले भारत मंडपम किस तरह से एक बदलते भारत की तस्वीर पेश करता है? देखिए कि हम लोग विश्व व्यापार संगठन की बैठकों में जाते हैं। मेरी 5 बैठकों में जाना हुआ और 2 बार स्विट्जरलैंड जिनेवा में, एक बार ब्यूनस आयर्स में, एक बार बाली में। तो कुल मिलाकर के हमने वहाँ जो महसूस किया कि इन बड़े अमीर मुल्कों में भी कईयों में, जैसे जिनेवा में हमने देखा कि जो बैठक का साइज है वो छोटा कर दिया जाता था। कहा जाता था कि लोगों को, हम इतने लोगों को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं बैठकों में, इसलिए संख्या कम आनी चाहिए। यानी एक प्रकार से वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण और भारत में हम लोग इस प्रकार के बड़े आयोजन करने में हमें दिक्कत आती थी। लेकिन यह जो भारत मंडपम में आज देख पा रहा हूँ, जिस प्रकार का भव्य यह कन्वेंशन सेंटर बना है, ये इस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय बैठकों के लिए, चाहे वो WTO की बैठक हो, अभी जो G20 की बैठक होने वाली है, या इसी प्रकार के जो बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हैं। और आज भारत का आकार बढ़ रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ रहा है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब हम विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। ऐसे में राजधानी में बड़े आयोजनों को करने की जो क्षमता है, वो निर्माण इसके साथ हुई है। और हम आगे आने वाले समय में ये केवल कन्वेंशंस करना ही नहीं है, इसके साथ जो जुड़ा हुआ एक बड़े स्तर का टूरिज्म है, वो भी हमें उसको भी ध्यान में रखना होगा। मैं देख रहा हूँ कि ऐसे मैं कई स्थानों पर गया हूँ, लेकिन इस प्रकार का भव्य मेरा इस अमेरिका में इस प्रकार का आयोजन जो होता था, वहाँ का मुझे अनुभव नहीं है। लेकिन बड़े बड़े जो अंतर्राष्ट्रीय, चाहे वो यूरोप हैं, चाहे वो बाकी स्थानों पर हैं, इस प्रकार का भव्य कन्वेंशन सेंटर मैंने अपने उसमें नहीं देखा है। और बहुत लोगों को हम एडजस्ट करके यहाँ पर एक बड़े कार्यक्रम करने में सफल हो सकेंगे। और ये वास्तव में हम कहें तो ये भारत को एक बड़ी देन मिली है इस कन्वेंशन सेंटर के रूप में। जी, राजागोपालन जी, भारत एक नव निर्माण के एक तरह से दौर से गुजर रहा है और जिस तरह से एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरे तरीके से बदलते हुए, एक नई परिभाषा देते हुए हम देख रहे हैं। पिछले अगर 10 सालों की बात करें, जिस तेजी के साथ काम हो रहा है, लेकिन आज इस भारत मंडपम के शाम के उद्घाटन से पहले सुबह जो पूजन हुआ और उसके बाद शाम को जो उद्घाटन हुआ, ये आपको क्या लगता है, ये एक नई परंपरा की शुरुआत भारत में हो रही है? न झिझकने की, न परहेज करने। मंडपम, ये तमिल का इंटरेस्ट मोदी साहब क्यों ले रहे हैं? दक्षिण भारत का फोकस कर रहे हैं। सेकंड थिंग, आज मैं राजनीतिक पत्रकार रहा है इतना 3-4 शतक से। आज प्रधानमंत्री को कितना खुशी है, मैं कभी नहीं देखा है इतना। मैं कम से कम 25 साल से प्रधानमंत्री का नजदीक से देख रहा हूं
आज तो इतना खुशी था पूछिए मत। उस खुशी का कारण ये है शिलान्यास से सिद्धि तक प्रधानमंत्री ने 4 साल पहले शिलान्यास किया है, अभी उसको उद्घाटन कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने यह गिना था, दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल है, दिल्ली में नए कर्तव्य पाथ है, दिल्ली में नए पार्लियामेंट बिल्डिंग है, दिल्ली में प्रधानमंत्री का जो म्यूजियम है, दिल्ली में आने वाले दिन में न्यू म्यूजियम युग म्यूजियम करने वाले हैं। ये सारा मिल करके आज प्रधानमंत्री का स्पीच का मैं वर्णन करना चाहेंगे तो कल सुबेरे पत्रकार में हेडिंग क्या होगी, प्रधानमंत्री अड़े हाथ में लिया है विपक्ष का। आज ये स्पीच है, ये पॉलिटिकल स्पीच में देख रहा हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बदला है, प्रधानमंत्री ने लिस्ट दिया है भारत फर्स्ट। मैं गिनते आ रहा था ऋतु जी 18 टाइम पर प्रधानमंत्री ने भारत मंडप का यूज किया है। 85 बार भारत 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 बोल करके भारत का समर्थन मां भारती का बोला। नंबर 3rd टाइम में मैं आने के बाद इंडिया का नाम रोशनी करेंगे 3रा टाइम पर। ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज मैं नोट किया है, ये दूरदर्शन दर्शकों को मैं कहना चाहता हूं, मोदी गारंटी ये नया स्लोगन बन गया है, नया घोषणा बन गया है। मोदी गारंटी मतलब ये तो पकड़ेगा, कल सवेरे फ्रंट पेज में यही तो खबर छपेगी, मोदी ने गारंटी दिया है। राजगोपालन जी, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि 2024 का बड़ा स्लोगन दिया है? और हम जिस चर्चा में शामिल है उसी में हमारे 2 मेहमान भी शामिल हैं, प्रोफेसर अश्विनी महाजन, इकोनॉमिक एनालिस्ट, और आर राजागोपालन जी, वरिष्ठ पत्रकार। राजागोपालन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जिस चर्चा में शामिल है उसी में हमारे 2 मेहमान भी शामिल हैं, प्रोफेसर अश्विनी महाजन, इकोनॉमिक एनालिस्ट, और आर राजागोपालन जी। राजागोपालन जी, आप दोनों मेहमानों में से किसी का टीवी का ऑडियो शायद तेज है, तो अगर आप उसे थोड़ा हल्का करें। राजागोपालन जी, आपके पास आते हैं, शायद आपकी आवाज दुरुस्त नहीं है, उसे हम अपने टेक्निकल स्टाफ से कहेंगे कि उस आवाज को थोड़ा ठीक करेंगे। आप अपनी टीवी की वॉल्यूम को थोड़ा सा कम कर लें सर। तो अश्विनी जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं ये पूरा जो भारत मंडपम है, आपने बात की कि जब तमाम हम विदेश में जाते हैं, प्रधानमंत्री ने जिक्र करा कि जब किसी देश में ओलंपिक होता है तो किस तरह से उसका प्रोफाइल पूरा बदल जाता है। G20 को लेकर भी भारत में जो उत्साह है, भारत के तमाम राज्यों में उसकी वर्किंग ग्रुप्स की बैठकें हो रही हैं, और जब शिखर बैठक होगी तो वो भारत मंडपम में होगी। किस तरह से वो भारत के पूरे उस प्रोफाइल को बदलेगा? यही मैं आपसे यही बता रहा था
कि जब अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में हम लोग जाते हैं तो वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत मायने रखता है कि उस बैठक का स्तर क्या होगा। जैसे कि मैंने आपको स्विट्जरलैंड का उदाहरण दिया, वहाँ हमें बहुत बड़ी समस्या आती है और बार बार उनकी तरफ से ईमेल आता है क्योंकि हमारे पास अब संख्या कम है, हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें ये करना पड़ेगा, आपको संख्या अपनी कम रखनी पड़ेगी। यहाँ ये एक बहुत बड़ा अवसर हमें मिल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जैसे G20, तो इस साल हमारी G20 की अध्यक्षता है, आगे चलकर अश्विनी जी, कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को लेकर किस तरह से भारत में एक नया पूरा इकोसिस्टम बनाया गया है और उस तरफ बढ़ रहे हैं आगे, उसी बात पर आ रहा हूँ कि जो कॉन्फ्रेंस सिस्टम है हमारा, जिसमें कन्वेंशंस, बड़ी बड़ी कन्वेंशंस हम आयोजित करने में अब सफल हो रहे हैं, यह एक बहुत बड़ा होंगे अब, ये बहुत बड़ा आगे चल करके टूरिज्म का एक बहुत बड़ा स्रोत है। एक तो भारत की अध्यक्षता में जो कुछ हो रहा है, भारत के प्रयासों से वो जो हो रहा है, इसके अलावा बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशंस, कोई डॉक्टर्स की कन्वेंशन है, कोई इंजीनियर्स की कन्वेंशन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सी कन्वेंशंस इस कारण से हमारे देश में नहीं आ पाती थी क्योंकि हमारे पास उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन आज जब हम इस कन्वेंशन सेंटर, इस भारत मंडपम का उद्घाटन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आगे आने वाला समय कितना हमें अवसर देने वाला है। आप ये देखिए कि एक जमाना था कि हमने जब एशियाड किया था तो उस समय थोड़े बहुत हमने जो बड़ी मात्रा में कंस्ट्रक्शन हुई, निर्माण हुआ, उसके कारण बहुत बड़ी हमें अवसर मिला आगे जाकर के। और उसके बाद लगातार इस पीछे जो 9 सालों में जिस प्रकार के नए नए निर्माण हुए हैं, और ये बहुत बड़ा, जैसे एक बात आ रही है कि अभी एक म्यूजियम सबसे बड़ा बनने जा रहा है, वो भी आकर्षण का केंद्र बनेगा। हम देखते हैं कि दुनिया में जहां लोगों का जाना होता है, उनका आकर्षण होता है, कन्वेंशन सेंटर्स हैं, म्यूजियम्स हैं देखने के, और बाकी स्थान हैं, दर्शनीय स्थल है, और टूरिज्म के लिए बाकी सुविधाएं हैं। ऐसी सब सुविधाएं हमारे देश में निर्माण हो रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी मात्रा में निर्माण हो रहा है, बड़ी अच्छी गाड़ियां, ट्रेन गाड़ियां बन रही हैं, बड़े अच्छे होटलों का निर्माण हो रहा है। ऐसे मैं एक बहुत उज्जवल प्रकार के भारत की यहाँ दृश्य देख पा रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल अश्विनी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम के उद्घाटन के इस मंच से ये भी बड़ा ऐलान कर दिया है कि तीसरे टर्म में टॉप 3 इकोनॉमी में भारत होने जा रहा है। ये जो आने वाले समय के लिए और 2024 के लिए एक बड़ा नारा भी उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी है इस बदलाव की, तीसरे टर्म में आने की, और साथ ही साथ भारत की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का इस पूरी चर्चा के लिए। और न्यूज नाइट में हम आगे देखेंगे बंगाल में पंचायत चुनाव की हिंसा पर बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने क्या कहा अपनी रिपोर्ट में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, न्यूज नाइट में। होंगे बच्चे स्वस्थ भले, भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। आजादी के अमृत काल में देश विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अमृतकाल में विकसित भारत के विराट संकल्प को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि आप सही समय पर अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाएं। तो आगे बढ़िए, निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल कीजिए। याद रखें, उन सभी व्यक्तियों और संस्थाओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य नहीं है, निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न 31 जुलाई 2023 तक फाइल करनी होगी। ड्यू डेट तक टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर आपको ब्याज और जुर्माना लग सकता है और कोई भी अनएडजस्टेड लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। इसके अलावा अगर विदेश में भी है आपकी संपत्ति और आय, जरूर भरिए शेड्यूल FA और FSI। रिटर्न फाइल करने और अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता।
बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। खरीफ फसल के लिए बीमा पंजीकरण शुरू हो चुका है, शीघ्र पंजीकरण कराएं। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। और मणिपुर के मसले पर संसद में हंगामा लगातार 5वें दिन भी जारी रहा। दोनों सदनों में बार बार कार्रवाई में बाधा पड़ी। हंगामे के बीच ही लोकसभा और राज्यसभा में सरकार ने कुछ बिलों को पास भी किया। इस बीच विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया। संसद के मॉनसून सत्र में विपक्षी दलों का हंगामा जारी है, जिसके चलते दोनों सदनों की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है। बुधवार सुबह भी दोनों सदनों में मणिपुर पर चर्चा को लेकर विपक्ष के तमाम दलों ने शोर शराबा जारी रखा, जिसके चलते पहले 12 बजे और फिर 2 बजे तक कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। हंगामे के बीच दोनों सदनों में प्रश्नकाल को चलाने की कोशिश हुई, लेकिन कार्यवाही ज्यादा देर तक नहीं चली। 12 बजे लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई द्वारा अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस स्वीकार कर लिया गया है। अविश्वास प्रस्ताव पर भले ही कांग्रेस को कई विपक्षी दलों का साथ मिला हो, लेकिन बसपा जैसे दल इस प्रस्ताव के साथ नहीं है। उनका कहना है कि विपक्षी दलों को वास्तविकता स्वीकार करनी चाहिए। लोकसभा में मोदी सरकार के पास प्रचंड बहुमत है। अविश्वास प्रस्ताव लाकर कांग्रेस और उनके सहयोगी दल क्या संकेत देना चाहते हैं? को नो कॉन्फिडेंस दिया है, तो अब लोगों के कॉन्फिडेंस माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही है। और जो होगा हम अभी चर्चा करके हम डिसाइड करेंगे। वो तो लास्ट टर्म में भी किया था और लोग उनको जो कुछ भी सबक सिखाने था वो सिखा दिया है और आगे भी सिखा दे। हमने सभी अपने अपने सदस्यों को कहा है कि हमें ये संदेश देना चाहिए कि सारे इंडिया अलायंस में जितने भी दल हैं, हम सब इस मुश्किल के घड़ी में मणिपुर के साथ खड़े हैं। ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है, इसमें ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि सत्ता के पास पूरे नंबर्स हैं और बहुजन समाज पार्टी यथार्थ में विश्वास रखती है और यथार्थ रूप से किसी चीज़ को अपोज करने के खड़ा होकर के सिर्फ इसलिए कि उसका विरोध हो, ये नहीं किया जा रहा है। हंगामे के बीच ही लोकसभा में विधायी कामकाज को आगे बढ़ाया गया। सदन में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन संशोधन बिल 2023, जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल 2023, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2023 और संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन बिल 2023, संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन बिल 2023 और खान और खनिज संशोधन बिल 2023 पेश किए गए। इसके साथ ही वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 को पारित कर दिया गया। इस विधेयक में वन भूमि, जंगलों के प्रबंधन से जुड़े नियमों में व्यापक बदलावों के प्रावधान प्रस्तावित हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि इस अधिनियम में ये बदलाव राष्ट्रीय सुरक्षा व रणनीतिक रूप से अहम परियोजनाओं में तेजी लाने और वन क्षेत्रों के संवर्धन के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के पीड़ित जो हमारे ट्राइबल लोग हैं, उनके जीवन को संरक्षित करने के लिए, देश के कार्बन सिंक को बढ़ाने के लिए, एनडीसी के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ाने के लिए और देश के विकास के प्रधानमंत्री जी के अमृत भारत के विजन को बढ़ाने के लिए इस बिल को सर्वसम्मति से पारित करें। उधर राज्यसभा में हंगामे के बीच विधायी कामकाज को आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ। उच्च सदन से संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश तीसरा संशोधन बिल 2022 पारित किया गया। राज्यसभा में सत्ता पक्ष ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम से माफी की मांग की और प्रश्नकाल न चलने देने को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। चिदम्बरम जी ने जिस प्रकार से आपके ऊपर टिप्पणी की, आपके ऊपर प्रश्न शहर के निर्णय के ऊपर और सिर्फ एक छोटा एक ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने की कोशिश की है, ये इनका हर बार का तरीका है। एक कार वो इंटेलेक्चुअल, एक कार वो बड़े तर्क लेके
ये चेयर की अपमान नहीं कर सकते। दोनों सदनों में हंगामे के चलते दोपहर बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। इस बीच उत्तर पूर्व के सांसदों ने राज्यसभा के सभापति से मुलाकात की और नियम 176 के तहत मणिपुर पर चर्चा की मांग की। गौरतलब है कि मणिपुर पर चर्चा को लेकर मौजूदा सत्र में लगातार गतिरोध बना हुआ है, जिसके चलते विधायी कामकाज में तेजी से प्रगति नहीं हो पा रही है। पार्लियामेंट टीम, डीडी न्यूज, दिल्ली। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हुई हिंसा के बाद बीजेपी की ओर से गठित फैक्ट फाइंडिंग टीम ने अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंप दी है। रिपोर्ट में हिंसा के लिए जहां ममता सरकार पर हमला बोला गया है, वहीं हिंसा की सीबीआई से जांच के साथ ही बमबाजी के मामलों की जांच एनआईए से कराए जाने की मांग की है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में भी इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनावों में हुई हिंसा का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी इस मामले में लगातार ममता सरकार पर आक्रामक है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंचायत चुनावों में हुई हिंसा की जांच के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग टीम का गठन किया था, जिसके संयोजक थे पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद। इस टीम ने अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंप दी है। पार्टी ने रिपोर्ट बनाने से पहले हिंसा प्रभावित कई इलाकों का खुद दौरा कर हालात का जायजा लिया। रिपोर्ट सौंपने के बाद रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया के साथ पूरा ब्यौरा साझा किया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के 5 मुख्य बिंदु हैं। नामांकन नहीं करने देंगे, नामांकन हो गया तो प्रचार नहीं करने देंगे, नामांकन खारिज कर देंगे, समर्थकों पर बम बरसाएंगे, पीटेंगे और जीत गए तो सर्टिफिकेट नहीं देंगे, तभी देंगे जब आप टीएमसी में शामिल होंगे। फैक्ट फाइंडिंग टीम ने बंगाल हिंसा की सीबीआई से जांच की मांग की है। साथ ही बमबाजी के मामलों की जांच एनआईए से कराए जाने की भी मांग की। कमेटी का पूरा ईमानदारी से मानना है कि इतनी बड़ी हिंसा हुई। हम लोगों ने एक अनुशंसा की है कि जितने भी आपराधिक मामले चुनाव संबंधित हैं, ये सबकी जांच सीबीआई से करवाई जाए। और दूसरा, चूंकि बम का भी बहुत केस है तो ये शेड्यूल्ड ऑफेंस है, और जितने भी बमबाजी के केस हैं उनकी जांच एनआईए से कराई जाए। रविशंकर प्रसाद ने हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि ममता सरकार की अगुवाई में बंगाल में शर्मनाक लोकतंत्र की तस्वीर सामने आई। बीजेपी का कहना है कि कोर्ट के तमाम आदेशों के बाद भी हिंसा हुई और कई लोगों की जान गई, जो पीड़ादायक है। रविशंकर प्रसाद ने कुछ तस्वीरें दिखाईं और बताया कि कैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ज्यादती हुई। महिला अपराधों के मसले पर भी बीजेपी ने ममता सरकार को आड़े हाथों लिया। ममता जी, आप तो महिला नेत्री है ना, आपने अपने बंगाल को क्या महिला की इज्जत के साथ खिलवाड़ का प्रदेश बना दिया है क्या? वहीं बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में अग्निमित्रा पॉल के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया और नारे लगाए। मालदा में 2 नारी को विवस्त्र करके जो मारा गया है, अत्याचार किया गया है, एक मार्केट में पुलिस खड़े थे, इसका लेकर हम लोग एडजॉर्नमेंट मोशन लाए थे ऑनरेबल स्पीकर सर का, लेकिन ऑनरेबल स्पीकर सर हमको बोले नहीं, अभी ये नहीं आलोचना किया जा सकता है, ये बाद में हम देखते हैं। कुल मिलाकर बंगाल का पंचायत चुनाव भले ही थम गया हो, लेकिन बीजेपी इस मामले को फिलहाल छोड़ने वाली नहीं है और वो ममता सरकार को लगातार सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है। दिल्ली से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में आगे है, कल पीएम का राजस्थान और गुजरात दौरा। बताएंगे आपको किन विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। वक्त है न्यूज नाइट में एक ब्रेक का। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। आजादी के अमृत काल में
देश विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अमृतकाल में विकसित भारत के विराट संकल्प को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि आप सही समय पर अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाएं। तो आगे बढ़िए, निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल कीजिए। याद रखें, उन सभी व्यक्तियों और संस्थाओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य नहीं है, निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न 31 जुलाई 2023 तक फाइल करनी होगी। ड्यू डेट तक टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर आपको ब्याज और जुर्माना लग सकता है और कोई भी अनएडजस्टेड लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। इसके अलावा अगर विदेश में भी है आपकी संपत्ति और आय, जरूर भरिए शेड्यूल FA और FSI। रिटर्न फाइल करने और अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। और न्यूज नाइट में अभी तक आपने देखा, पीएम मोदी ने भारत मंडपम को देश को किया समर्पित। वहीं स्पीकर ने स्वीकार किया केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और बंगाल की पंचायत चुनाव हिंसा पर बीजेपी आक्रामक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को राजस्थान का दौरा करेंगे। वे राजस्थान के सीकर में एक कार्यक्रम में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। वे 1,25,000 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी सल्फर लेपित यूरिया गोल्ड का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 17,000 करोड़ रुपए की 14वीं किस्त लाभार्थियों को जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को राजस्थान के सीकर में राज्य के लिए कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। किसानों को लाभ पहुंचाने वाले एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रधानमंत्री 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को भी समर्पित करेंगे। वहीं किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 17,000 करोड़ रुपए की 14वीं किस्त लाभार्थियों को जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से किसानों के कल्याण की योजनाएं बनाई है, आज चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे 10,000 FPO बनाने का हो, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो, नई टेक्नोलॉजी हो, तो ये जो किसानों के जीवन में परिवर्तन जो आया है उसको लेकर निश्चित रूप से किसानों में उत्साह है। प्रधानमंत्री यूरिया गोल्ड लॉन्च करेंगे। यह यूरिया एक नई किस्म की है जो सल्फर से लेपित होगी। सल्फर लेपित यूरिया की शुरुआत से मिट्टी में सल्फर की कमी की समस्या का समाधान हो पाएगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री डिजिटल वाणिज्य के ओपन नेटवर्क पर 1500 किसान उत्पादक संगठनों को शामिल किए जाने का शुभारंभ करेंगे। ONDC डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन भुगतान, व्यवसाय से व्यवसाय और व्यवसाय से उपभोक्ता लेन देन तक सीधी पहुंच के साथ FPO को सशक्त बनाता है। उनके आगमन पर क्षेत्र के लोगों में पूरी शेखावाटी में एक उत्साह का वातावरण है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जहां मोदी जी एक जनसभा को संबोधित करेंगे, उसके साथ साथ में वो कुछ नए इवेंट भी करेंगे। एक नई चीज़ और लेकर के आ रहे हैं, किसान कैसे समृद्ध हो, खेती कैसे तकनीकी की हो। इसलिए किसान समृद्धि केंद्र के रूप में 1.25 लाख समृद्धि केंद्र पूरे देश में बनेंगे, जिसमें 250 केंद्र सीकर में भी बनेंगे। राजस्थान में स्वास्थ्य अवसंरचना के क्षेत्र में एक बड़ा विस्तार होगा। पीएम मोदी चित्तौड़गढ़, धौलपुर, सिरोही, सीकर और श्रीगंगानगर में 5 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करेंगे और 12 बूंदी, करौली, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, जैसलमेर और टोंक में 7 मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखेंगे। ब्यूरो इनपुट के साथ अनुज यादव की रिपोर्ट, DD न्यूज, जयपुर। और न्यूज नाइट में आगे है, कारगिल के शहीदों को देश कर रहा नमन। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। आजादी के अमृत काल में देश विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर
विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अमृतकाल में विकसित भारत के विराट संकल्प को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि आप सही समय पर अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाएं। तो आगे बढ़िए, निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल कीजिए। याद रखें, उन सभी व्यक्तियों और संस्थाओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य नहीं है, निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न 31 जुलाई 2023 तक फाइल करनी होगी। ड्यू डेट तक टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर आपको ब्याज और जुर्माना लग सकता है और कोई भी अनएडजस्टेड लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। इसके अलावा अगर विदेश में भी है आपकी संपत्ति और आय, जरूर भरिए शेड्यूल FA और FSI। रिटर्न फाइल करने और अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देश आज कारगिल में शहीद हुए अपने जवानों को श्रद्धांजलि दे रहा है। 24 साल पहले कारगिल में भारतीय जवानों ने पाकिस्तान को खदेड़ दिया था। द्रास में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों को नमन किया तो साथ ही पाकिस्तान को चेतावनी भी दी कि अगर भारत को छेड़ा गया तो LOC भी पार करेगा भारत। 24 साल पहले द्रास सेक्टर में घुसपैठियों की शक्ल में पाकिस्तानी सेना भारतीय सीमा में रणनीतिक चोटियों पर जा बैठी थी। सेना ने दुश्मनों को खदेड़ने का अभियान शुरू किया और उसे नाम दिया ऑपरेशन विजय। 26 जुलाई 1999 वही दिन है जब भारतीय सेना ने अपने अद्वितीय रणकौशल, अदम्य साहस के बलबूते दुनिया की मुश्किल जंग को पूरी तरह से जीत लिया। कारगिल विजय दिवस पर सेना के वीर जवानों को पूरा देश श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। पीएम मोदी ने कारगिल विजय दिवस पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। देश के दुश्मनों ने जो दुस्साहस दिखाया था, उसे मां भारती के बेटे बेटियों ने अपने पराक्रम से परास्त कर दिया था। कारगिल युद्ध में अपना बलिदान देने वाले प्रत्येक वीर को मैं कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। हमने सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि जब बात हमारे राष्ट्रीय हितों की आएगी तो हमारी सेना किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगी। हम आज भी अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने द्रास स्थित स्मृति पट्टिका का भी दौरा किया। उन्होंने कारगिल युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले जवानों की याद में बने हट ऑफ रिमेम्बरेंस संग्रहालय का दौरा किया। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को संदेश देते हुए कहा, देश जरूरत पड़ने पर भविष्य में LOC को भी पार करेगा। हम LOC पार कर सकते थे, हम LOC पार कर सकते हैं। यदि हमें छेड़ा गया और जरूरत पड़ी तो भविष्य में हम LOC पार करेंगे। इसका मैं देशवासियों को अपनी तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूँ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल युद्ध में जान गंवाने वाले सैनिकों के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मान स्वरूप उन्हें एक स्मृति चिन्ह और एक शॉल भी सौंपा। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक में शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कारगिल शहीद स्मृति वाटिका पर प्राणों की आहुति देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर भोपाल स्थित शौर्य स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। दुश्मन ने 18,000 फीट की चोटियों के टॉप्स को ऑक्यूपाई कर रखा था। वो एक एडवांटेज पर थे और हमारे फौजियों पर रिलेंटलेसली फायरिंग और शेलिंग कर रहे थे। तो ये हमारे फौजियों का, हमारे शहीदों का बलिदान ही है, जिसको हम आज नमन करते हैं 24वें कारगिल विजय दिवस पर। कैमरा पर्सन आलोक गुप्ता के साथ कारगिल के वॉर मेमोरियल द्रास की कारगिल से मैं नंदिता डागर, DD न्यूज के लिए। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। और न्यूज नाइट के आज के इस हिस्से में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, लेकिन आपको हम छोड़े जा रहे हैं देश की अन्य बड़ी खबरों के साथ।
नमस्कार। उन्नीस सिख विरोधी दंगों में दिल्ली के पुल बंगश इलाके में सिखों की हत्या से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ दायर चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया। कोर्ट ने टाइटलर को 5 अगस्त को 12 बजे पेशी के लिए सम्मन जारी किया। मामला पुल बंगश इलाके में 3 सिखों की हत्या और गुरुद्वारे में आग लगाने के आरोप से जुड़ा है। चार्जशीट के मुताबिक टाइटलर ने गुरुद्वारा साहिब के पास दंगाइयों को हिंसा के लिए उकसाया था। केंद्र सरकार ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग करते हुए एक ताज़ा आवेदन के साथ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से उस फैसले में संशोधन का अनुरोध किया जिसमें कहा गया था कि ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा 31 जुलाई तक ही पद पर रह सकते हैं। 11 जुलाई को दिए अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा के कार्यकाल को तीसरी बार बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को गलत ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट इस आवेदन पर 27 जुलाई यानी गुरुवार को सुनवाई करेगा। दिल्ली की विशेष अदालत ने पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा को 4 साल कैद की सजा सुनाई है। उनके बेटे देवेंद्र दर्डा मेसर्स JLD यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोज कुमार जायसवाल को भी छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितता से संबंधित मामले में 4 साल कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने इसी मामले में पूर्व कोयला सचिव HC गुप्ता, 2 वरिष्ठ लोक सेवकों KS क्रोफा और KC सामरिया को भी 3 साल की सजा सुनाई है। बिहार के कटिहार में अनियमित बिजली व्यवस्था को लेकर स्थानीय लोगों ने बारसोई प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों के उग्र होने पर पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हुई। कटिहार पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए बिहार सरकार से इसकी तुरंत हाई लेवल जांच करने की मांग की है। राजस्थान के नेता राजेंद्र गुढ़ा की लाल डायरी का मामला संसद भवन तक पहुंच गया है। राजस्थान के भाजपा सांसद लाल डायरी लेकर सदन पहुंचे और इस मामले पर गहलोत सरकार के खिलाफ संसद भवन के बाहर प्रदर्शन किया। भाजपा सांसदों ने हाथों में लाल डायरी लेकर प्रदर्शन किया। क्रिप्टो धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले की चल रही जांच में सीबीआई ने आरोपियों के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान एक आरोपी साहिल पाल के दिल्ली परिसर से लगभग 1 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई। क्रिप्टो धोखाधड़ी में आरोपियों के खिलाफ इसी साल मई में मामला दर्ज किया गया था। ये आरोपी कनाडा के सरकारी अधिकारियों के रूप में अपनी धोखाधड़ी की गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने रायबरेली एम्स का दौरा कर आपातकालीन NICU, PICU और MRU लैब का उद्घाटन किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर बनाया गया है। सेकेंडरी केयर के लिए जिला अस्पतालों को उन्नत किया गया है और आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 64,000 करोड़ का खर्च किया जा रहा है। देश में आज 22 एम्स का निर्माण कार्य जारी है, जिसमें से 16 एम्स कार्यरत हो चुके हैं।